Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 की भूगोल की किताब भारत भौतिक पर्यावरण के पहले चैप्टर भारत स्थिति इस पर गहराई से बात करेंगे। जी हाँ, और हमारी ये पूरी चर्चा यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को ध्यान में रखकर होगी। हम कोशिश करेंगे कि प्रीलिम्स के लिए जो ज़रूरी फैक्ट्स हैं और मेंस के लिए जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए वो दोनों मिलें। बिल्कुल, हमारा मकसद है भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, मतलब दुनिया के नक्शे पर उसकी जगह, उसका फैलाव, उसका आकार, इसके क्या मायने हैं, इसे समझना। और साथ ही ये भी देखेंगे कि ये सारी भौगोलिक बातें भारत की जलवायु, उसकी अर्थव्यवस्था, संस्कृति और हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे अफेक्ट करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की स्थिति का यह विश्लेषण। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के विस्तार की, मतलब इसके लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की। भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? हाँ, देखिए, अगर हम भारत की मुख्य भूमि मतलब मेनलैंड की बात करें तो ये दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अच्छा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। जी, और अगर हम इसमें अपने द्वीप समूहों अंडमान और निकोबार को भी शामिल कर लें तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो और नीचे 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तक पहुंच जाता है। इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। हाँ, इंदिरा पॉइंट। ये प्रीलिम्स के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो कह सकते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 डिग्री का है। बिल्कुल, लगभग 30 डिग्री। अब मेंस के नजरिए से सोचें तो इस विशाल अक्षांशीय फैलाव का मतलब क्या है? इसका सीधा असर भारत की जलवायु विविधता पर पड़ता है। कैसे? जरा समझाएं। देखिए, भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध मतलब ट्रॉपिक्स के ज्यादा करीब है, जबकि उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध यानी सब ट्रॉपिक्स और उससे भी आगे शीतोष्ण कटिबंधीय प्रभाव वाले क्षेत्र में आ जाता है। अच्छा, तो इसी वजह से केरल और कश्मीर की जलवायु में इतना फर्क है? हाँ, बिल्कुल। और ये जलवायु का फर्क वहाँ की मिट्टी, वनस्पति और सबसे अहम कृषि के तरीकों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इसी वजह से भारत में इतनी तरह की फसलें होती हैं। समझ गया। और प्रीलिम्स के लिए कुछ खास बिंदु क्या हैं यहाँ? हाँ, प्रीलिम्स के लिए कुछ की पॉइंट्स याद रखने चाहिए। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, तमिलनाडु में 8 डिग्री 4 एन पर। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप पर 6 डिग्री 45 एन पर। हालांकि ये भी याद रखना चाहिए कि 2004 की सुनामी में ये जलमग्न हो गया था, पर भौगोलिक निर्देशांक यही है। और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, ये सियाचिन ग्लेशियर के पास है, अब लद्दाख क्षेत्र में 37 डिग्री 6 एन पर। ठीक है। और एक बहुत महत्वपूर्ण रेखा है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भारत के लिए क्यों खास है? हाँ, कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये भारत के लगभग बीच से गुजरती है। एक तरह से ये देश को 2 मुख्य जलवायु क्षेत्रों में बांट देती है। इसके दक्षिण का हिस्सा उष्णकटिबंधीय और उत्तर का उपोष्ण कटिबंधीय। और प्रीलिम्स में अक्सर ये सवाल आता है कि कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? जी हाँ, बिल्कुल, और ये याद रखना बहुत जरूरी है। पश्चिम से पूर्व की तरफ देखें तो गुजरात, फिर राजस्थान का थोड़ा हिस्सा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आखिर में मिजोरम। कुल मिलाकर 8 राज्य। 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मैप पर इनकी लोकेशन देखना बहुत जरूरी है। अत्यंत जरूरी। अच्छा, अक्षांशीय विस्तार का एक और दिलचस्प असर है, वो है दिन और रात की अवधि में अंतर। हाँ, ये कैसे? जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं, मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ, दिन और रात की लंबाई में फर्क बढ़ता जाता है। जी। कन्याकुमारी जो भूमध्य रेखा के काफी करीब है, वहाँ सबसे लंबे और सबसे छोटे दिन में मुश्किल से 45 मिनट का ही फर्क होता है। सिर्फ 45 मिनट? हाँ, लेकिन अगर आप उत्तर में लेह चले जाएं, तो वहाँ ये फर्क बढ़कर करीब 4 घंटे तक का हो जाता है। अच्छा।
ये तो काफी बड़ा अंतर है। जी, तो ये तो हुई अक्षांश की बात। हाँ अब आते हैं देशांतरीय विस्तार पर। जी। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। यानी ये विस्तार भी लगभग 30 डिग्री का ही है। हाँ, करीब करीब उतना ही, लगभग 30 डिग्री। तो इस 30 डिग्री के देशांतरीय विस्तार का सबसे बड़ा असर क्या होता है? इसका सबसे सीधा असर पड़ता है स्थानीय समय पर। भारत का जो सबसे पूर्वी छोर है अरुणाचल प्रदेश में और जो सबसे पश्चिमी छोर है गुजरात में, उनके स्थानीय समय में करीब करीब 2 घंटे का अंतर आ जाता है। 2 घंटे का अंतर, मतलब जब अरुणाचल में सूरज उगता है तो गुजरात में अंधेरा ही रहता है करीब 2 घंटे तक। बिल्कुल। सोचिए अगर हर जगह अपना स्थानीय समय इस्तेमाल होता तो कितनी गड़बड़ी होती। ट्रेनों का टाइम टेबल, ऑफिस का समय, सब कुछ। इसी समस्या से बचने के लिए हमें एक मानक समय की जरूरत पड़ती है। हाँ, और यहीं पर मेंस का एक सवाल भी बनता है जो अक्सर चर्चा में रहता है। भारत का देशांतरीय विस्तार इतना ज्यादा है, तो क्या देश में एक से ज्यादा मानक समय क्षेत्रों मतलब मल्टीपल टाइम जोन्स की जरूरत है? इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं? हाँ, ये बहस तो चलती रहती है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की ये मांग भी रही है। खैर, फिलहाल भारत में एक ही स्टैंडर्ड टाइम जोन है। और ये किस देशांतर रेखा पर आधारित है? ये प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। ये आधारित है 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर रेखा पर। ये रेखा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास मिर्जापुर शहर से होकर गुजरती है और इसी रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST माना जाता है। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। ठीक है। और ये IST अंतर्राष्ट्रीय मानक समय यानी GMT या जिसे अब UTC कहते हैं, उससे कितना आगे है? हमारा IST GMT UTC से ठीक 5 घंटे 30 मिनट आगे है, यानी प्लस 5.30 GMT UTC। प्लस 5.30 GMT, ये भी याद रखना होगा। अच्छा, भारत के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु कौन से हैं? पश्चिमी बिंदु है गौर माता, जिसे गुहार मोती भी कहते हैं, गुजरात में। ये 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर पर है। और पूर्वी बिंदु है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, यहाँ एक और दिलचस्प बात है। हाँ। आपने कहा कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग 30 डिग्री हैं। लेकिन अगर हम असल दूरी नापें तो उत्तर से दक्षिण इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी दूरी है करीब 3214 किलोमीटर। हाँ। और पूर्व से पश्चिम के बिथु से गौर माता दूरी है 2933 किलोमीटर। ये कम क्यों है जबकि डिग्री में विस्तार लगभग बराबर है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। इसका कारण पृथ्वी के आकार और इन रेखाओं की प्रकृति में है। देखिए, जो अक्षांश रेखाएं हैं, लैटिट्यूड्स, वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, समानांतर। उनके बीच की दूरी लगभग बराबर रहती है, चाहे आप भूमध्य रेखा पर हों या ध्रुवों के पास। ठीक है। लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं, लॉन्गिट्यूड्स, वो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर जाकर मिल जाती हैं। इसलिए जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में है, इसलिए यहाँ 2 देशांतरों के बीच की दूरी 2 अक्षांशों के बीच की दूरी से कम है। इसीलिए 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार की असल दूरी 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार की असल दूरी से कम है। अच्छा, ये बात है, समझ गया। तो इस पूरे सेगमेंट से प्रीलिम्स और मेंस के लिए मुख्य टेकअवेज क्या हुए? देखिए, प्रीलिम्स के लिए तो ये फैक्ट्स रटने होंगे। अक्षांशीय विस्तार, मेनलैंड 8 डिग्री 4N 37 डिग्री 6N, आइलैंड समेत 6 डिग्री 5N 37 डिग्री 6N, देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7E 97 डिग्री 25E, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल, सदर्न मोस्ट पॉइंट्स कन्याकुमारी, मेनलैंड, इंदिरा पॉइंट ओवरऑल, ईस्टर्न मोस्ट किबुथु, वेस्टर्न मोस्ट गौर माता। हाँ, और कर्क रेखा वाले 8 राज्य, उनका क्रम मैप पर देखना। IST रेखा 82 डिग्री 30E मिर्जापुर, GMT UTC से अंतर प्लस 5.30 और नॉर्थ साउथ दूरी 3214 किलोमीटर, ईस्ट वेस्ट दूरी 2933 किलोमीटर। बिल्कुल। और मेंस के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। अक्षांशीय विस्तार का असर जलवायु पर, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल, खेती पर, दिन रात की अवधि पर, देशांतरीय विस्तार का असर स्थानीय समय पर,
स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत क्यों पड़ी और मल्टीपल टाइम जोन्स वाली बहस के पक्ष और विपक्ष के तर्क, इसमें प्रशासनिक, आर्थिक समन्वय की क्या चुनौतियां हैं वगैरह। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भारत के आकार और उसकी सीमाओं पर बात करते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल है लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर्स, या कहें 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर्स। 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर्स। और ये दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? ये दुनिया के कुल जमीनी क्षेत्रफल का करीब 2.4% है। लेकिन इस 2.4% हिस्से पर दुनिया की लगभग 17-18% आबादी रहती है। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां? और इससे बड़े 6 देश कौन से हैं? क्रम से देखें तो सबसे बड़ा रूस, फिर कनाडा, चीन, फिर यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। ठीक है, इस विशाल आकार का क्या मतलब है भारत के लिए? इस विशाल आकार की वजह से भारत में जबरदस्त भौतिक विविधता देखने को मिलती है। आप देखिए, उत्तर में हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़, फिर गंगा ब्रह्मपुत्र के विशाल उपजाऊ मैदान, पश्चिम में थार का रेगिस्तान और दक्षिण में प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार। मतलब हर तरह का भू आकृति यहाँ मौजूद है। हाँ, ये विविधता ही भारत की पहचान है। मेंस के लिहाज से सोचें तो भारत का ये विशाल आकार और साथ ही हिंद महासागर में इसकी जो सेंट्रल लोकेशन है, ये इसे कैसे खास रणनीतिक और आर्थिक फायदे पहुंचाती है, ये एक अच्छा सवाल बन सकता है। बिल्कुल, विशाल आकार का मतलब है विविध प्राकृतिक संसाधन, एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट भी है। अलग अलग जलवायु क्षेत्र होने से कृषि में विविधता आती है, और हिंद महासागर में जो इसकी लंबी तटरेखा है, वो समुद्री व्यापार के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हाँ, अच्छा, इस विशालता से जुड़े कुछ आंकड़े प्रीलिम्स के लिए जरूरी होंगे, जैसे सीमाएं, तटरेखा। जी हाँ, बिल्कुल। प्रीलिम्स फैक्ट्स यहाँ बहुत जरूरी हैं। क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, विश्व का 2.4%, विश्व रैंक क्षेत्रफल 7वां। भूमि सीमा, भारत की जमीनी सीमा की कुल लंबाई करीब 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर। ये काफी लंबी है। हाँ, और ये कई देशों के साथ लगती है। फिर तटरेखा, अगर हम सिर्फ मुख्य भूमि की बात करें तो तटरेखा करीब 6,100 किलोमीटर लंबी है। 6,100 किलोमीटर मुख्य भूमि की। जी, लेकिन अगर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे द्वीप समूहों की तटरेखा को भी इसमें जोड़ दें तो भारत की कुल समुद्री तटरेखा लगभग 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। 7,516.6 किलोमीटर, ये आंकड़ा अक्सर पूछा जाता है। अच्छा, भारत की जमीनी सीमा किन किन देशों से लगती है? भारत की भूमि सीमा कुल 7 देशों से लगती है। नॉर्थ वेस्ट में देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हालांकि अफगानिस्तान के साथ बहुत छोटी सी सीमा है, वो भी उस क्षेत्र में जो अभी पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तर में है चीन, नेपाल और भूटान। चीन, नेपाल, भूटान। और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश। तो कुल 7 देश हो गए। मैप पर इनकी लोकेशन और कौन से भारतीय राज्य इनसे सीमा बनाते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। हाँ, जैसे पूछ लेते हैं कि नेपाल से कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये पता होना चाहिए। और भारत के समुद्री पड़ोसी कौन है? समुद्र पार दक्षिण में हमारे 2 द्वीपीय पड़ोसी हैं। एक तो श्रीलंका, जो हमसे मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, बिल्कुल, और पाक जलडमरू मध्य से अलग होता है। हाँ, पाक स्ट्रीट। और दूसरा है मालदीव, जो लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। ये भी याद रखने लायक बात है कि भारत की सबसे लंबी जमीनी सीमा किस देश के साथ है, वो है बांग्लादेश, करीब 4,096 किलोमीटर। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ। ठीक है, आपने पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी का जिक्र किया। ये स्ट्रेट और गल्फ में क्या फर्क होता है? एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी ये सवाल है। हाँ, ये बेसिक है पर इम्पोर्टेंट है। देखिए, स्ट्रेट या जल डमरू मध्य पानी का एक पतला संकरा रास्ता होता है जो 2 बड़े पानी के हिस्सों को, जैसे 2 समुद्रों या सागरों को जोड़ता है, और अक्सर ये 2 जमीनी हिस्सों को अलग करता है। जैसे पाक स्ट्रेट, ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, मन्नार की खाड़ी के रास्ते को जोड़ता है और भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ठीक है, और गल्फ या खाड़ी समुद्र का एक बड़ा हिस्सा होता है जो 3 तरफ से जमीन से घिरा हो, जैसे बंगाल की खाड़ी,
कच्छ की खाड़ी या खंभात की खाड़ी। समझ गया। अच्छा, भारत की ये जो इतनी लंबी तटरेखा है, करीब 7,517 किलोमीटर, ये तो बहुत बड़ी एसेट है। बिल्कुल है, ये हमें हिंद महासागर तक सीधी पहुंच देती है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमारी स्थिति मजबूत होती है। बहुत सारे प्राकृतिक बंदरगाहों का विकास हुआ है इसी वजह से। लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी तो जुड़ी होंगी। हाँ, चुनौतियां भी हैं। लंबी तटरेखा की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। समुद्री डकैती, तस्करी, अवैध घुसपैठ का खतरा रहता है। फिर प्राकृतिक आपदाएं जैसे चक्रवात, सुनामी, इनका खतरा भी तटीय इलाकों में ज्यादा होता है। तो यहाँ मेंस का एक सवाल बन सकता है, भारत की लंबी तटरेखा के आर्थिक और रणनीतिक फायदे क्या हैं और इससे जुड़ी सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी चुनौतियां क्या हैं, इसका मूल्यांकन करें। हाँ, ये बिल्कुल वाजिब सवाल है। तटरेखा से जुड़े कुछ और फैक्ट्स जो प्रीलिम्स में काम आ सकते हैं, बंदरगाहों के नाम। हाँ, प्रमुख बंदरगाह पता होने चाहिए। पश्चिमी तट पर कांडला, अब दीनदयाल पोर्ट, मुंबई, नाहवा शेवा, जेएनपीटी, मर्मगांव, न्यू मंगलोर, कोच्चि। और पूर्वी तट पर तूतीकोरिन, चेन्नई, इन्नोर, कामराजार पोर्ट, विशाखापत्तनम, पारादीप, हल्दी, कोलकाता। इनके लोकेशन मैप पर जरूर देखें। और समुद्री सीमाओं के बारे में कुछ? टेरिटोरियल सी, ईईजी? हाँ, देखिए, तट रेखा से समुद्र में 12 नॉटिकल मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है, वो भारत का प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र या टेरिटोरियल सी कहलाता है। इस पर भारत की पूरी संप्रभुता होती है, जैसे अपनी जमीन पर होती है। 12 नॉटिकल मील तक? जी, इसके आगे तट से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ कहलाता है। इस क्षेत्र में भारत को समुद्री संसाधनों जैसे मछली पकड़ने या समुद्र तल से खनिज निकालने का विशेष अधिकार होता है। हालांकि यहाँ से दूसरे देशों के जहाज गुजर सकते हैं। ठीक है, 12 NM तक टेरिटोरियल सी और 200 NM तक EZ, ये महत्वपूर्ण है। तो इस दूसरे खंड के मुख्य निष्कर्ष क्या हुए प्रीलिम्स और मेंस के लिए? प्रीलिम्स के लिए क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, वर्ल्ड रैंक 7th, लैंड बॉर्डर लगभग 15,200 किलोमीटर, टोटल कोस्ट लाइन लगभग 7,516.6 किलोमीटर, मेनलैंड कोस्ट लाइन लगभग 6,100 किलोमीटर, पड़ोसी देश जमीनी 7, समुद्री 2, श्रीलंका, मालदीव, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश, सीमावर्ती और तटीय राज्य, मैप पर मुख्य बंदरगाह, स्ट्रेट्स गल्फ की परिभाषा, टेरिटोरियल सी 12 NM, EEZ 200 NM। और मेंस के लिए? भारत का विशाल आकार और उससे उपजी भौतिक, जलवायु, सांस्कृतिक विविधता, हिंद महासागर में सेंट्रल लोकेशन का स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक महत्व, व्यापार मार्ग, सुरक्षा, लंबी तटरेखा के फायदे, पोर्ट्स, ट्रेड, फिशिंग और चुनौतियां, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण। बिल्कुल। अब हम भारत की स्थिति को दुनिया के नक्शे पर देखते हैं। भारत और विश्व। हाँ, वर्ल्ड मैप पर देखें तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसकी लोकेशन बहुत ही स्ट्रैटेजिक है। हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। भारत एक तरह से पूर्व और पश्चिम के बीच में स्थित है, जो प्रमुख समुद्री और हवाई मार्ग अफ्रीका, पश्चिम एशिया और यूरोप को दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया से जोड़ते हैं। भारत उन्हीं के बीच में पड़ता है। और ये स्थिति सिर्फ आज ही महत्वपूर्ण नहीं है। प्राचीन काल से भारत इन मार्गों का एक तरह से केंद्र रहा है। सही कहा। इन्हीं रास्तों से सिर्फ मसालों, मलमल, कीमती पत्थरों का व्यापार ही नहीं हुआ, बल्कि विचारों, ज्ञान, दर्शन का भी आदान प्रदान हुआ। उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां भारत से दुनिया भर में फैलीं। हाँ, और गणित में दशमलव प्रणाली, शून्य की अवधारणा, ये सब भारत की ही देन है, जो अरबों के जरिए पश्चिम तक पहुंची। वास्तुकला, मूर्तिकला पर भी भारी प्रभाव आए और यहाँ से बाहर गए। बिल्कुल। और इसी ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व का एक बड़ा सबूत ये है कि हिंद महासागर, इंडियन ओशन, एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश यानी हिंदुस्तान, भारत के नाम पर पड़ा है। ये दिखाता है कि इस क्षेत्र में भारत की स्थिति कितनी केंद्रीय और प्रभावशाली रही है। हाँ, ये तो है। अच्छा, आधुनिक समय के लिहाज से भी कुछ बातें जरूरी हैं यहाँ, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से।
हाँ, प्रीलिम्स के लिए एक दो बातें। एक तो 1869 में जब स्वेज नहर खुली तो यूरोप और भारत के बीच की समुद्री दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई। इससे व्यापार बहुत बढ़ा। 1869 स्वेज नहर, 7000 किलोमीटर की कमी। जी। दूसरा, भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है और इस क्षेत्र में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन जैसे क्षेत्रीय समूहों का एक प्रमुख सदस्य है। ये सीधा GS2 इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ता है। हाँ, बिल्कुल। और आज के दौर में देखें तो भारत की ये सेंट्रल लोकेशन उसे ग्लोबल ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जैसे INSTC और खासकर हिंद महासागर क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स जैसे इंडो पैसिफिक की अवधारणा में एक बहुत अहम खिलाड़ी बनाती है। सही। मेंस में अक्सर ऐसे सवाल आते हैं जो भारत की फॉरेन पॉलिसी और नेशनल इंटरेस्ट पर उसकी भौगोलिक स्थिति के असर का विश्लेषण करने को कहते हैं। जैसे हिंद महासागर में चीन का बढ़ता प्रभाव, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी, भारत के लिए क्या मायने रखता है, या भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पश्चिम एशिया पर इतना निर्भर क्यों है। ये सब भारत की लोकेशन से जुड़े हुए मुद्दे हैं। बिल्कुल। तो संक्षेप में इस तीसरे खंड के मुख्य बिंदु क्या रहे? प्रीलिम्स के लिए पूर्वी गोलार्ध में सेंट्रल लोकेशन, हिंद महासागर का नामकरण और महत्व, स्वेज नहर का असर 1869, दूरी कम हुई, दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति, सार्क, बिम्स्टेक जैसे संगठन। और मेंस के लिए वर्ल्ड ट्रेड रूट्स, समुद्री हवाई पर भारत की स्ट्रैटेजिक लोकेशन का महत्व, ग्लोबल और रीजनल जियोपॉलिटिक्स में भारत की भूमिका, खासकर इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक रीजन में, ऐतिहासिक तौर पर विचारों, संस्कृति, व्यापार के आदान प्रदान में भारत का योगदान, और भारत की विदेश नीति, सुरक्षा, आर्थिक हितों पर उसकी भौगोलिक स्थिति का प्रभाव। तो ये थी NCERT भूगोल क्लास 11 के पहले चैप्टर भारत स्थिति पर हमारी कोशिश की एक विस्तृत चर्चा हो सके। हमने भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, उसके आकार, सीमाओं और दुनिया में उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन के उन पहलुओं को समझने की कोशिश की जो UPSC परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, हमने प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी फैक्ट्स जैसे इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स, बॉर्डर्स, कोस्ट लाइन, पड़ोसी देश, स्टैंडर्ड टाइम, कर्क रेखा वाले राज्य, इन सबको देखा। और साथ ही मेंस के लिए जो एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जैसे अक्षांशीय, देशांतरीय विस्तार के असर, भारत के आकार और लोकेशन का स्ट्रेटेजिक महत्व, लंबी तटरेखा के फायदे नुकसान और वैश्विक संदर्भ में भारत की स्थिति, इन पर भी बात की। बिल्कुल। और अब जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आज दुनिया तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी नई कनेक्टिविटी ला रही है, क्लाइमेट चेंज समुद्र के स्तर और मौसम को बदल रहा है, नई भू राजनीतिक चुनौतियां सामने आ रही हैं। ऐसे में भारत अपनी इस यूनिक भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाते हुए भविष्य की इन चुनौतियों का सामना कैसे कर सकता है और विकास के नए अवसर कैसे बना सकता है? जरूर सोचिएगा इस पर, और ऐसे ही और ज्ञान बढ़ाने वाले विश्लेषणों के लिए सिंप्लीफाइड UPSC बाय जागी UPP के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.